मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अम्ल, भस्म एवं लवण चैप्टर के अंतर्गत इसके कुछ बचे हुए पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है जो छूट गया था वो है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया नाम से ही पता चलता है। क्लोर क्षार मतलब कोई ऐसा प्रक्रिया होगा जिसमें क्षार जरूर मौजूद होगा, क्लोरीन जरूर होगा, ये दो चीज जरूर होगा। तो ये तो नाम से पता चलता है। तो नाम केवल इसलिए होता है ताकि उसके कुछ पार्ट्स को आप याद रख सको। ये जरूरी नहीं है कि जो नाम वहां पर आपको शो कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम उसी पर बेस्ड हो, बल्कि उसका कुछ न कुछ पार्ट वहां पर जरूर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोर और क्षार है, यानी क्षार जरूर मौजूद है। उसके बाद क्लोर यानी क्लोरीन से रिलेटेड जरूर कुछ न कुछ चीज मौजूद है। क्षार भस्म भी इसको बोल सकते हैं। तो चलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो सोडियम क्लोराइड, देखिए क्लोर यहाँ पर क्लोरीन शब्द का यूज हुआ है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड लग गया तो यह निश्चित तौर पर क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सीधा सीधे याद यही रखना है कि सोडियम क्लोराइड पर जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या क्या बनाता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह क्लोरीन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बस इसी प्रक्रिया का नाम रखा गया है क्लोर क्षार प्रक्रिया। नीचे में उसके रिएक्शन को दिखा देना है। NaCl AQ मतलब हुआ जलीय विलयन प्लस H2O, इससे बन गया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये चूंकि क्लोरीन हाइड्रोजन गैस है इसलिए गैस लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंतर्गत जो तीन चीज हमको प्राप्त हुआ उनके उपयोग के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन एवं अपमार्जक। साबुन तो समझते ही हैं, अपमार्जक एक प्रकार का सर्फ हो गया। दूसरा कागज बनाने में। तीसरा बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण करने में। बॉक्साइट जो है आगे आप पढ़ेंगे धातु और धातु चैप्टर में। बॉक्साइट अल्युमिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है, तो उसके बारे में हम लोग उस चैप्टर में चलेंगे। तो बॉक्साइट अयस्क के शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है। अगला है कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र एवं रेशा के निर्माण में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का जल को रोगाणु रहित बनाने में, मतलब जल को एक तरह से बोल सकते हैं यदि उसमें रोगाणु है तो उस रोगाणु को यह मार देगा, समाप्त कर देगा, रोगाणु रहित बनाने में। दूसरा कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। विरंजित मतलब साफ सुथरा हो गया एक तरह से। तीसरा विरंजक चूर्ण के उत्पादन में। विरंजक चूर्ण आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से क्लोरीन को किससे अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। तो रॉकेट का जो ईंधन होता है, रॉकेट आप जानते हैं, रॉकेट जो अंतरिक्ष में जनरली भेजा जाता है, तो रॉकेट उसके ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया आप समझते ही हैं, तो अमोनिया के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी यानी इसमें क्या किया जाता है, वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, या ऐसा बोल सकते हैं वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो ये था आपका हाइड्रोजन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करते हैं।
तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? तो देखो, विद्युत का चालन का क्या मतलब हुआ? उससे होकर के विद्युत पास करना। यदि बहुत साफ सुथरा जल है, शुद्ध जल जिसको बोल सकते हैं, या फिर अशुद्ध जल बोल सकते हैं, उसमें यदि आप करंट देंगे तो आपको करंट का कोई असर, झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वह उससे होकर के शुद्ध अशुद्ध जल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि उसी जल के साथ विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसमें आयनों का निर्माण होता है, और आयनों का निर्माण होने के लिए उसमें अम्ल का होना आवश्यक है। जब तक अम्ल नहीं होंगे तब तक वह जल शुद्ध होगा, यानी उसमें आयन का निर्माण नहीं होगा। आयन का निर्माण होगा तभी उससे होकर के विद्युत का चालन हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल क्या करता है, अम्ल का गुण क्या है कि वह जल में घुल करके आयनों का निर्माण करता है। जल में घुल करके आयन का निर्माण करता है, और जब आयन हो गया तो निश्चित तौर पर उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करेगी ही। तो अम्ल जल में घुलकर आयनों ब्रैकेट में धन एवं ऋण का निर्माण करते हैं। आयनीकृत होने के कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? चलिए जरा से डिस्कस कर लें। तो लिटमस पत्र का जो रंग होता है, लिटमस पत्र का रंग वह दो चीज बदलता है, एक अम्ल बदलता है और एक भस्म बदलता है या क्षारक बदलता है। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि क्षारक क्या करता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब रंग बदलने की प्रवृत्ति में अम्ल और भस्म का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अम्ल रहेगा तो नीला को लाल कर देगा, और भस्म क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। तो ये अम्ल और भस्म का गुण होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक आप लोग नाम सुनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अम्ल ऐसे नहीं होता, अम्ल में अम्लीय गुण तभी होता है जब वह जल के संपर्क में होता है। तो वही कह रहा है कि शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चूंकि वह शुष्क है, सूखा है, जल का कोई कांटेक्ट नहीं है, जल का कांटेक्ट ही नहीं है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। और जब हाइड्रोजन आयन होगा ही नहीं तो फिर क्या कंडीशन हो सकता है, हाइड्रोजन आयन ही नहीं होगा तो वह अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा, और जब अम्लीय गुण ही नहीं दिखाएगा तो उसके लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एक्सप्लेन करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए यह अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है, इसीलिए यह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। समझ गए बात को? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको अब मिटा रहे हैं। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसका गुण समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कंडीशन, पीतल है और तांबा है, ये एक धातु है, और यहाँ दही और खट्टा पदार्थ है, तो यह क्या है, एक अम्ल है। तो निश्चित तौर पर धातु और अम्ल का अभिक्रिया यहाँ हो रहा है। जब धातु और अम्ल का अभिक्रिया हो रहा है तो इससे आप समझ सकते हो क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा
और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो आखिर जब हम तांबे और पीतल के अंदर, पीतल के बर्तन में जब दही को रख रहे हैं जो कि खट्टा पदार्थ है, तो दही तो एक खाने योग्य पदार्थ होता है ना, तो जब उसमें रखेंगे तो निश्चित तौर पर वह धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, और जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बना लेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो लवण जब बना लेगा तो वह खाने लायक नहीं रहेगा, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला वजह तो यह हो गया कि क्यों नहीं रखना चाहिए खट्टे पदार्थ को तांबे और पीतल के बर्तन में। तो पहला वजह कि लवण और हाइड्रोजन गैस बना देता है, तो लवण जो है वह खाने के लायक नहीं रहता है, तो पहला वजह खाने का हो गया। और दूसरा चीज क्या करता है कि खट्टा पदार्थ जो है तांबा और पीतल के बर्तन को संक्षारित करता है। संक्षारित आप समझते हो, क्षय करता है, उसके ऊपरी परत को एक तरह से काटने लगता है, धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो तांबा और पीतल का बर्तन है वह धीरे धीरे संक्षारित होते चला जाएगा, यानी उसका जो धात्विक गुण है वह ऊपरी पर धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। तो यही तो वजह है जिसके कारण पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को रखने का अनुशंसा नहीं किया जाता है। पढ़ते हैं इसको। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल रहते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता, एक वजह। साथ ही साथ दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबा के बर्तन में रखने पर बर्तन संक्षारित होता है, तो दूसरा वजह। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। मतलब दो वजह आप याद रखना, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी इसको बना कर लिख देना है। पहला वजह खाने योग्य में, खाने में प्रॉब्लम, और दूसरा वजह संक्षारित होना। दो चीज याद रखना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है H प्लस आयन की, AQ मतलब हो गया जलीय विलयन, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस का सांद्रण ज्यादा रहे, कम रहे, तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है, यानी उसमें और अधिक खट्टापन वाला गुण आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अम्ल को तनुकृत करते वक्त यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? समझ में आया? क्या कह रहा है कि यह क्यों अनुशंसित किया जाता है? अनुशंसित मतलब एक तरह समझ लो ध्यान देना, या फिर किसी एक तरफ ध्यान दिलाना। तो क्या कहता है कि तनुकृत करते वक्त, तनुकृत, अम्ल को तनुकृत, आप जानते हैं कि अम्ल जो है दो प्रकार का होता है। यदि तनु और शांति के दृष्टिकोण से देखें तो तनु अम्ल में क्या होता है? थोड़ा सा मात्रा में अम्ल होता है और ज्यादा मात्रा में पानी होता है। जस्ट उसका उल्टा शांत अम्ल क्या होता है? ज्यादा मात्रा में अम्ल होता है, कम मात्रा में पानी होता है। यही अंतर है। तो क्या कहता है? अम्ल को तनुकृत करते वक्त, इसका मतलब उसमें जो पहले से वह सांद्र रूप में है उसको तनुकृत, यानी उसमें जो है उससे भी ज्यादा पानी डाल करके उसको क्या करेंगे? तनुकृत करेंगे। तो देखिए क्या सांद्र अम्ल और जल का जो रिएक्शन होता है वह एक उष्माक्षेपी रिएक्शन होता है, यानी उससे जो है उष्मा निकलता है। जब सांद्र अम्ल और जल के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, यानी वह एक उष्माक्षेपी रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? उष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो आप ये चीज तो समझ रहे हो कि सांद्र विलयन को, ये सांद्र अम्ल को हमको तनु में बदलना है। तो तनु में बदलना है तो हम क्या करेंगे? उस सारा सांद्र अम्ल को ज्यादा मात्रा पानी में डालेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो ज्यादा मात्रा में पानी है उसको अथी में उझले, उसको अम्ल में उझले, या अम्ल को जो है ज्यादा अथी में उझले। तो देखिए यदि पानी को आप उझलते हैं तो पानी जब उझलते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें जाएगा, और चूंकि वह पहले से सांद्र है तो ज्यादा मात्रा में, अब धीरे धीरे जाएगा और ज्यादा मात्रा में है तो एक बैग क्या होगा? एक बैग वह चूंकि उष्माक्षेपी रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा मात्रा में वह उष्मा का
क्षेपण करेगा, उष्मा उत्सर्जित करेगा। उष्मा उत्सर्जित करने से क्या होगा कि वहां पर आसपास जो भी लोग इस काम को करने जा सकते हैं उसके कपड़े पर उस उष्मा का प्रभाव पड़ सकता है, जला सकता है उसको। या फिर दूसरा चीज, एकाएक अधिक उष्मा होने के कारण जो है जिस बर्तन में रखा हुआ है पहले से, उस बर्तन को भी तोड़ सकता है। तो यह वजह होता है। इसीलिए यह अनुशंसा किया जाता है कि अम्ल को तनुकृत करते वक्त अम्ल को जल में डालना चाहिए। अम्ल को जल में डालिए, ना कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में डालिएगा तो क्या होगा समझिए उसको, बहुत ज्यादा मात्रा में जल आपके पास पहले से मौजूद है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जल है तो इसका मतलब हुआ बहुत ज्यादा ठंडा, एक तरह से बोल सकते हो। अब उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप यदि मिलाते हो अम्ल को, तो उससे क्या होगा, यदि कुछ उष्मा निकलेगा भी तो चूंकि जल का मात्रा ज्यादा है तो उसी के अंदर सोख जाएगा। समझ गए बात को। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो उष्मा, जब भी अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो अम्ल को जल के अंदर डाला जाता है, न कि जल को अम्ल में डाला जाता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जल के साथ सांद्र अम्ल की अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, इसीलिए सांद्र अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यदि जल को अम्ल में मिलाया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे मिश्रण में उफान आ सकता है और मिश्रण छलक करके चेहरे और कपड़े को भी जला सकते। सोच लो, अतः अम्ल को तनुकृत करते वक्त यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।